डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर ये पढ़ा था कि व्हाट इज आरसीसी। आरसीसी मींस रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो एक पीसीसी होती है और एक आरसीसी होती है। तो जो पीसीसी होती है मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसके अंदर की सिर्फ और सिर्फ हम कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। और आरसीसी का मतलब ये है कि जो हमारी कंक्रीट है, इट हैज बीन रेनफोर्स्ड बाय यूजिंग एनी रेनफोर्सिंग मटेरियल। तो हम आमतौर पर रेनफोर्सिंग मटेरियल में स्टील का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आरसीसी बनाई गई, इसका सिर्फ मेन पर्पज ये था क्योंकि जो हमारी पीसीसी होती है, इट इज वेरी वीक इन टेंशन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। तो जो हमारे जो भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर के अंदर टेंशन, कंप्रेशन, शियर, बेंडिंग, टोर्शन, हर तरह के उसके अंदर स्ट्रेसेस पैदा होते हैं। तो प्लेन कंक्रीट तो सिर्फ कंप्रेशन ले सकती है, बाकी और सभी तरह की जितने भी स्ट्रेसेस इसमें पैदा होती हैं, इट इज नॉट एबल टू बियर ऑल दी स्ट्रेसेस। तो फिर उसके लिए हमने आरसीसी बनाई, आरसीसी का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, अब जो स्ट्रक्चर कोई भी अगर हम बना रहे हैं, चाहे वो स्लैब है, चाहे वो बीम है, चाहे वो कॉलम है, चाहे वो फुटिंग है, तो वो बनाने के लिए हमें उसका क्या साइज उसका रखना चाहिए, उसके अंदर उसकी क्या डायमेंशंस होनी चाहिए, उसके अंदर कितना स्टील हमें डालना है, जो रेनफोर्सिंग मटेरियल है वो उसके अंदर कितना डालना है, ताकि उसके ऊपर जो भी उसके ऊपर जो फोर्सेज आ रहे हैं, लोड आ रहे हैं, ताकि वो उसको इजीली या उसको कंफर्टेबली उसको बियर कर सके। तो दोस्तों, ये सब चीजें जो हैं, इसको हम बोलते हैं डिजाइन करना। क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो उसके अंदर उसका प्रॉपर डिजाइन उसका होना चाहिए, उसकी प्रॉपर डायमेंशंस हमारे पास होनी चाहिए, उसका प्रॉपर उसके अंदर किस ग्रेड का आपको कंक्रीट इस्तेमाल करना है, किस ग्रेड का हमें स्टील इस्तेमाल करना है, कितनी उसके अंदर जो स्टील जो इस्तेमाल करेंगे उसकी कितनी क्वांटिटी होगी। तो ये सभी चीजें जो आती हैं वो सब अंडर डिजाइन आती है। तो डिजाइन करने का मतलब ये है कि हमें उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर हम डिजाइन कर रहे हैं, उसके अंदर स्ट्रक्चर बनाते वक्त, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, और जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर को, तो इस्तेमाल करने के दौरान जो उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी फोर्सेस आएंगे या जो भी उसके अंदर स्ट्रेसेस पैदा होंगे, हमारा स्ट्रक्चर उसको इजीली उसको बियर कर ले। तो वो एक परफेक्ट डिजाइन कहलाता है। जैसे इसके अंदर लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चरल मेंबर्स शुड बी डिजाइंड टू हैव ऑल सेक्शंस। मतलब उसका कोई भी सेक्शन हो, कहीं कोई भी पार्ट हो, स्ट्रेंथ एट लीस्ट इक्वल टू द स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स ऑफ डिजाइन लोड्स एंड फोर्सेस दैट अकर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड यूज एज डिटरमिन्ड बाय द रेलिवेंट मेथड ऑफ डिजाइन। तो हमने कोई भी मेथड उसके अंदर डिजाइन का चूज किया है, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर जो जब उसको बना रहे हैं उसके दौरान और बनाने के बाद जब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो जो फोर्सेस उस स्ट्रक्चर के अंदर आएंगी, वो हमारा स्ट्रक्चर उसको इजीली उसको बियर कर ले, उसको सहन कर ले, तो वो उसका डिजाइन कहलाता है। तो दोस्तों, ये तो बाद की बात है, 1950-60 के बाद है। उससे पहले भी स्ट्रक्चर डिजाइन होते थे हम, लेकिन उस टाइम पर हमारे पास कोई इस तरह के फॉर्मूलाज नहीं थे हमारे पास डिजाइन करने के। हम उसको सिंपल थंब रूल से या बहुत बेसिक इंपीरिकल फॉर्मूलाज लगाकर ही हम उन स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते थे। लेकिन उसके बाद 1950 के बाद हमने कुछ डिजाइन करने के लिए कुछ फॉर्मूले बनाए, और उसके अंदर फिर उसको हमने कहा कि भाई ये हमारे कोड्स हैं। तो जैसे इसमें लिखा गया है कि जो अभी जो हमारे पास करंट में कोड है, जिसको हम बोलते हैं IS 456-2000, तो ये IS 456 कोड है। ये कोड तो पुराना है, लेकिन ये जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर हम मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। तो अभी ये जो हमारे पास कोड है, ये 2000 साल के अंदर हमने इसको डेवलप किया। तो जो ये 2000 वाला कोड है, ये हमारा IS 456,
इसके अंदर हमें जो भी डिजाइन करना है उसकी सेट गाइडलाइंस हमें दी गई है। तो जो ये अगर हम इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसके अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर की सेफ्टी, बहुत ही सिंपल डिजाइन प्रोसीजर, यूनिफॉर्म गाइडलाइंस, हम कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसके अंदर वो यूनिफॉर्मिटी रहती है और इसकी एक लीगल वैलिडिटी भी है। मतलब कि अगर हम ये कह सकते हैं अगर आपने डिजाइन को प्रॉपर कोड के को फॉलो करके बनाया है तो इट मींस दैट आवर डिजाइन इज लीगल। तो इस तरीके से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर समझाने का ये है कि जो हमारे पास कोड बना है IS 456-2000, इसके जरिए हमें इसके अंदर सिंपल गाइडलाइंस दी गई हैं और इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं। हमारा स्ट्रक्चर चाहे इट मे बी वाटर टैंक, इट मे बी ए कॉलम, इट मे बी बीम, इट मे बी फुटिंग, it may be any dam, it may be any bridge, it may be highway, तो सभी के लिए ही हमें उस कोड्स के अंदर प्रोविजन दिए गए हैं और उन प्रोविजन को इस्तेमाल करते हुए हम डिजाइन करते हैं। तो जो डिजाइन करने का हमारा एम क्या है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो उसका जो डिजाइन करने का एम ये है कि हमें प्रॉपर सेफ्टी मिलनी चाहिए। जो डिजाइन हो हमारा, वो स्ट्रक्चर हमारा प्रॉपर सेफ हो। सेफ का मतलब यह है कि किसी भी कंडीशन के अंदर इट शुड नॉट कोलैप्स। दूसरा, उसकी सर्विसेबिलिटी। तो सर्विसेबिलिटी का यहां पर समझने का मतलब यह है कि जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, जो भी उसका लाइफ स्पैन है, हम किसी भी स्ट्रक्चर को एक लाइफ स्पैन के लिए डिजाइन करते हैं। इट मे बी 50 ईयर्स, इट मे बी 75 ईयर्स, इट मे बी 100 ईयर्स। तो जो भी उसका लाइफ स्पैन है, जितनी लाइफ उसकी हमने उसको डिजाइन की है, उस टाइम पर वो हमें प्रॉपर सर्विस दे। सर्विस का मतलब ये है कि उस स्ट्रक्चर के अंदर क्रैक्स डेवलप ना हो, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो क्या नाम है वाइब्रेशंस ना आए, उसके अंदर डिफ्लेक्शन ना आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजें उसमें हम देखते हैं कि नंबर एक तो उसके अंदर क्रैक्स डेवलप नहीं होने चाहिए जो भी उसका लाइफ स्पैन है, और उसके अंदर दूसरी चीज ये है कि उसके अंदर डिफ्लेक्शन ना आए, बेंडिंग ना आए। तो ये दो चीजें देखी जाती है सर्विसेबिलिटी के अंदर। और तीसरा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई जो स्ट्रक्चर हमारा डिजाइन हो वो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। तो ये सभी चीजें हम जो भी डिजाइन करते हैं उनके अंदर इन सभी तीनों चीजों का ध्यान रखते हैं। सेफ्टी होनी चाहिए, सर्विसेबिलिटी होनी चाहिए और इकोनॉमिकल डिजाइन होना चाहिए। ये हमारा कोई भी डिजाइन हम करते हैं तो उसके ये मेन एम्स है। तो हम तीन तरह के हम डिजाइन करने के मेथड्स को इस्तेमाल करते आए हैं राइट फ्रॉम 1950। तो हमारा सबसे पहला जो डिजाइन करने का जो मेथड था उसको हम बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा अल्टीमेट लोड मेथड और तीसरा है हमारा लिमिट स्टेट मेथड। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड बना वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड था। तो जो अब हम इसको, जैसे एक ये डायग्राम दिखाया गया है आपको, तो धीरे धीरे आपको इसके अंदर समझ में आएगी। इसको आपको बहुत पेशेंटली आपको समझना है कि भाई ये क्या चीज, क्या बातें बताई जा रही है। जैसे कि आपको एक डायग्राम दिखाया गया है स्ट्रेस वर्सेस एलोंगेशन, तो मतलब ये हम कह सकते हैं स्टील के लिए डायग्राम है। तो इसके अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिखाया गया आपको। तो हम जैसे जैसे लोड लगाते हैं तो इनिशियली हमारा जो लोड लगता है वो इलास्टिक होता है, मतलब कि जैसे हम लोड हटा देते हैं तो स्ट्रक्चर अपने वापस उसी पोजीशन में आ जाता है, इसको बोलते हैं इलास्टिक। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोड लगाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, तो जो हमारा जो स्टील जो है इट गोज फ्रॉम इलास्टिक टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पर यील्ड पॉइंट आ जाता है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। इसके बाद भी हमारा स्ट्रक्चर यील्ड पॉइंट तक भी हम कह सकते हैं इलास्टिक रहता है, लेकिन इसके बाद फिर आगे जैसे हम जैसे और लोड बढ़ाते चले जाते हैं तो उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। प्लास्टिक का मतलब ये है कि अब इसके अंदर जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो परमानेंट हो जाएगा, यील्ड पॉइंट तक भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन रहता है। तो जैसे अब हमारा जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, इसके अंदर हम जो डिजाइन करते हैं वो हमारा विद इन इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट यहां तक कह सकते हैं कि यहां तक ही हम स्ट्रक्चर को मानते हैं कि जो उस पर लोड लगेगा हमारा स्ट्रक्चर
विद इन इलास्टिक लिमिट होगा। जैसे मान लिया इसके अंदर हमने दिखाया गया कि लोड अगर हमारा अगर 1000 न्यूटन का लोड लगा है, हमने यहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट माननी है, तो यहाँ तक भी इसको फिर हमने और कम करके, बल्कि हमने इसको परमिसिबल स्ट्रेस मान ली कि 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इस पे लोड लग रहा है। ये स्ट्रेस इतनी इसके अंदर, यहाँ तक हम इसको टॉलरेबल परमिसिबल स्ट्रेस मानते हैं कि यहाँ तक इस पे स्ट्रेस लग सकती है। तो हम अगर इसके हिसाब से अगर डिजाइन करते हैं तो हमें 40 mm स्क्वायर तक का एरिया चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारा जो एरिया आता है वो 40 mm स्क्वायर आता है। ये सिंपल जस्ट आप ये बात समझिए कि भाई ये हमने एरिया कैलकुलेट किया है। तो दोस्तों ये जो मेथड है हमारा, ये पुराना सबसे ट्रेडिशनल मेथड है और इस मेथड को हम सबसे सेफ मेथड मानते हैं कि भाई ये जो मेथड है बिल्कुल सेफ है। जैसे मान लिया अगर हम ट्रेडिशनल बात करें, जैसे मान लिया पुराने टाइम में जो हम बिजनेस करते थे, जैसे हमारे जो बुजुर्ग जो बिजनेस करते थे बिल्कुल सेफ होकर चलते थे, बिल्कुल सेफ, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेते थे हम। तो इसी तरह से जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ये भी उस तरह का मेथड है जिसके अंदर की कोई भी हम रिस्क नहीं लेते हैं, जो कि हमारा नॉर्मल वर्किंग लोड है। जो भी हमारा स्ट्रक्चर के ऊपर एक नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो लोड आता है हम उसको सर्विस लोड मानते हैं और हम उसको अपने स्ट्रक्चर को सिर्फ उस सर्विस लोड को मानकर ही हम अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। तो ये जो हमारा मेथड है इट इज बेस्ड ऑन द इलास्टिक स्ट्रेस मेथड, जो मैंने पिछली आपके अंदर जो बताई है कि जो हमारा इलास्टिक लिमिट है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही जो इसके ऊपर जो स्ट्रेस आता है हम उसी को ही जो हमारे जो मटेरियल है उसके हिसाब से इसको हम यूज कर रहे हैं। तो जो ये हमारा मेथड है इसके अंदर जो भी लोड मूवमेंट जो भी आते हैं हम उसको नॉर्मल वर्किंग लोड सर्विस जो लोड हम बोलते हैं उसके हिसाब से उसके अंदर हम डिजाइन इसको करते हैं। और लेकिन इसके अलावा और हम क्या करते हैं कि जो इसके अंदर जो मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे जैसे कंक्रीट या स्टील जो है उसको हमने उसकी स्ट्रेंथ को और कम कर दिया है। बट स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील आर रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रैक्शन ऑफ देयर स्ट्रेंथ टू प्रोवाइड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर एक बहुत अच्छा हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी मानकर चलते हैं। जैसे मान लिया कंक्रीट के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 का इस्तेमाल करते हैं और स्टील के लिए हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है 1.78 टू 1.8। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे अगर मान लिया अगर हम M20 कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि जो कंक्रीट की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, लेकिन हमने उसके ऊपर फर्दर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर दिया। तो जैसे 20/3 कर दिया तो हम उसको ये मान के चलते हैं कि भाई जो कंक्रीट होगी हमारी वो मैक्सिमम लोड 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही लेगी। या जैसे मान लिया हम स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं Fe250, तो Fe250 को हम फर्दर 1.8 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारी स्ट्रेस आएगी हम ये मान के चलते हैं कि जो स्टील उससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेगा। तो जैसे लिखा है द परमिसिबल स्ट्रेसेस आर केप्ट मच बिलो द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल्स। जो हमारा जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है जैसे मैंने आपको बताया है कि Fe250 या Fe415 इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, लेकिन हमने उसके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया और लोड नॉर्मल वर्किंग रखा और स्ट्रेस को हमने रिड्यूस कर दिया। तो इस तरीके से हमने बहुत ही ज्यादा सेफ डिजाइन जो होता है हमारा वो इसके जरिए हम कर सकते हैं। तो लिखा फोर्सेस लाइक बेंडिंग मूवमेंट, शियर फोर्सेस, एक्सियल लोड्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय अज्यूमिंग मेटल टू बी बिहेव परफेक्टली इलास्टिक। तो हम विद इन इलास्टिक लिमिट ही हम ये मान के कि भाई जो मटेरियल होंगे हमारे वो सब विद इन इलास्टिक होंगे, उसके अंदर ही जो उसके ऊपर जो लोड लगेगा वो ही उसको हम मानकर डिजाइन करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा सबसे पुराना मेथड था वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो इसके अंदर हमने बहुत ही ज्यादा सेफ्टी रखते हुए बिल्कुल सेफ हम चले और जो डिजाइन बनाया तो उसको हमने शुरू में इसको इस्तेमाल किया। तो देखिए दोस्तों ये जो सिंपल डिजाइन था तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस यही थे कि भाई सिंपल इन कॉन्सेप्ट है और बहुत आसानी से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये थी क्योंकि जो लोड लगा था हमारा वो विद इन नॉर्मल कंडीशन था, बिल्कुल सर्विस लोड लगा था, तो इस वजह से हमें स्ट्रक्चर की जो सर्विसेबिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब जो सर्विसेबिलिटी की मैंने आपको बताई थी बात कि स्ट्रक्चर हमें
जो उसका लाइफ स्पैन है उसके अंदर क्रैक्स ना आए, डिफ्लेक्शन ना आए। तो क्योंकि उसके ऊपर लोड, वर्किंग लोड लगा हुआ था, तो इस वजह से स्ट्रक्चर की हमें बहुत अच्छी सर्विसेबिलिटी मिली व्हेन वी यूज द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। और जो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड का एक एडवांटेज ये भी मिला कि आगे जो हमने और फर्दर जो नए डिजाइन मेथड्स इस्तेमाल किए, तो उसकी वर्किंग स्ट्रेस मेथड की नॉलेज के बाद ही उसको फिर उनको हम डेवलप कर पाए। तो ये हमारे इसके एडवांटेजेस थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के। लेकिन अब जो ये मेथड था इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। डिसएडवांटेजेस ज्यादा थे। क्यों डिसएडवांटेज ज्यादा थे? क्योंकि अभी हमें जो इसके अंदर बताया कि भाई जो हमारा मेथड है इट इज बेस्ड ऑन द इलास्टिक थ्योरी, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि जो आरसीसी हम बनाते हैं वो इट इज नॉट परफेक्ट, इट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, क्योंकि जो कंक्रीट होता है इट इज इनइलास्टिक, वो हमें पता है ब्रिटल मटेरियल होता है, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट ये कहता है भाई वो इलास्टिक होना चाहिए। तो इस वजह से जो आरसीसी बना वो दैट वाज नॉट परफेक्टली इलास्टिक। और इसके अलावा दिस मेथड नाइदर शोज द एक्चुअल स्ट्रेंथ नॉर गिव्स द ट्रू फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर फेलियर। अब जैसे मान लिया इसके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर हमने तो नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस मानकर डिजाइन किया था, लेकिन अगर मान लिया उस पर अगर लोड ज्यादा आ जाए तो जो हमारा जो एक्चुअल स्ट्रेंथ थी, जो हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी मानकर कि भाई अगर मान लिया 3 हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी मानना था कंक्रीट के लिए, तो भी हमें ये नहीं पता लगा कि एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है हमारा किस लोड पर फेल हुआ। और इसके अलावा इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे लोड लगते हैं, बेंडिंग लोड, शियर लोड, टोर्शन लोड, तो जो हमारा जो इस मेथड के अंदर हम इसके अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि भाई जो हमारा जो स्ट्रक्चर है इस टाइम पर एक्चुअल में किस लोड की कितनी उसके अंदर वैल्यू लगी हुई है। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये रहा कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर के जो डिजाइन होते थे वो बहुत ज्यादा अनइकोनॉमिकल डिजाइन होते थे। हमें बहुत बड़े बड़े सेक्शंस इसके जरिए बने, बहुत लार्ज सेक्शंस बने, और इसके अलावा इसके अंदर जो स्टील की क्वांटिटी थी वो भी बहुत ज्यादा थी। और इसके अलावा उसके अंदर क्योंकि जो स्ट्रक्चर हमारा उसके अंदर क्रीप, श्रिंकेज वगैरह भी आती है, तो लेकिन हम उसके अंदर ये नहीं डिसाइड कर पाए कि भाई ये क्या वजह है इसकी। तो जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड था हमारा, इस वजह से ये इसके लिए बहुत सारी ये डिसएडवांटेज रही। तो फिर धीरे धीरे हमने इस मेथड को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड आया जिसको हमने कहा अल्टीमेट लोड मेथड। तो अल्टीमेट लोड मेथड का जैसे इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो स्ट्रक्चर है हमारा यहाँ तक तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, फिर उसके बाद ये यील्ड स्ट्रेंथ आ जाती है, फिर उसके बाद फर्दर भी हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं होता है और भी उसके ऊपर लोड लेने की गुंजाइश है हमारे पास, स्ट्रक्चर जो है और भी ज्यादा लोड ले सकता है। तो हमने क्या किया, लोड वही रखा, अब हमने स्ट्रेस को बढ़ा दिया। अब हमने स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस कर दी 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो अब आप देखिए जो अब एरिया है हमारा, नाउ इट हैज रिस्ट्रिक्टेड टू 25 एमएम स्क्वायर, जबकि जब आपने देखा था कि जब हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड इस्तेमाल किया था तो जो हमारा एरिया आया था दैट वाज 40 एमएम स्क्वायर। तो अब हम कह सकते हैं कि जैसे आज की जो यंग जनरेशन है वो लोड, वो रिस्क लेने में बहुत ज्यादा आगे रहती है, मतलब वो रिस्क को क्या नाम है, जैसे हमारी ओल्ड जनरेशन रिस्क नहीं लेती थी, अब जो हमारी करंट जनरेशन है वो पूरा बहुत ज्यादा रिस्क लेती है। तो उसी हिसाब से अब हमने क्या किया, हमने उसकी स्ट्रेंथ को अल्टीमेट स्ट्रेंथ मानकर डिजाइन किया कि जो मटेरियल है हमारा, जैसे कंक्रीट है, जैसे मान लिया हमने कहा भाई हमारा जो कंक्रीट है हमने इस्तेमाल किया M20, तो हम ये मानते हैं वो 20 न्यूटन पर एमएम सिर तक का लोड ले सकती है। या जो स्टील है वो FE 415 है, तो 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक का वो लोड ले सकती है, लेकिन हमने उसको रिड्यूस कर रखा है पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी मानकर, तो उससे हमारा जो डिजाइन था अनइकोनॉमिकल हो गया। तो हमने ये जो अल्टीमेट लोड मेथड लिया, इसके अंदर हमने उसकी स्ट्रेंथ को अल्टीमेट स्ट्रेंथ मानकर जो मटेरियल थे हमारे उसके हिसाब से हमने उसको डिजाइन किया। तो देखिए जो ये मेथड था वाज इवॉल्व्ड एज एन अल्टरनेटिव टू WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड एक अल्टरनेटिव मेथड आया। हमने इसके अंदर क्या किया, इट इज बेस्ड ऑन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द रेनफोर्स कंक्रीट। हमने क्या किया, जो लोड जो था, जो हमने पहले वर्किंग लोड माना था, हमने उसके अंदर अल्टीमेट लोड की तरफ ध्यान नहीं दिया। कभी मान लीजिए किसी भी कंडीशन में हमारा लोड बढ़ सकता है, तो हमने क्या किया, उसको लोड को भी मैग्नीफाई कर दिया बाई मल्टीप्लाइंग इट विद द लोड फैक्टर।
हमने एक लोड फैक्टर मान लिया, जैसे 1.5 टाइम्स मान लिया कि हमें नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में मान लिया लोड अगर 1000 आता है तो अल्टीमेट लोड उसका 1.5 टाइम्स हो सकता है। तो हमने जो डिजाइन किया उसको अल्टीमेट लोड मानकर ही स्ट्रक्चर को डिजाइन किया। तो अलग अलग लोड फैक्टर्स भी इसके अंदर हमने यूज किए, जैसे मान लिया लाइव लोड के लिए अलग, डेड लोड के लिए अलग, और जैसे मान लिया हमारा एनवायरमेंटल लोड है जैसे विंड लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड, इन सभी को भी हमने अलग अलग फैक्टर्स मानकर हमने अपने अल्टीमेट लोड को बढ़ा दिया और इसके अंदर हमने स्ट्रक्चर को डिजाइन किया। लेकिन अभी इसके अंदर जैसे आपने देखा कि जो स्ट्रक्चर था हमारा, हमने लोड माना तो स्ट्रक्चर जो था हमारा वो सेक्शन उसके थिन सेक्शन हो गए, छोटे सेक्शन बन गए। तो इस वजह से जो हमारे स्ट्रक्चर है अल्टीमेट लोड के ऊपर तो उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो सेटिस्फैक्टरी थी, लेकिन जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस थी उसकी उसमें हमें गारंटी नहीं मिली। डज नॉट गारंटी सेटिस्फैक्टरली सर्विसेबिलिटी परफॉर्मेंस एट अ नॉर्मल सर्विस लोड। तो जो हमारा नॉर्मल सर्विस लोड था उसके ऊपर हमें उसके इस मेथड से हमें उसकी प्रॉपर सर्विसेबिलिटी नहीं मिली, क्योंकि सेक्शन हमारे थिन हो गए। तो थिन होने की वजह से उसके अंदर क्रैक्स आ गए, स्ट्रक्चर के अंदर डिफ्लेक्शन आ गए, क्योंकि सेक्शन कम हो जाता है तो धीरे धीरे उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाती है, क्रैक आ जाती है। तो स्ट्रक्चर ने हमें जो डिजाइन था उससे हमारे सेक्शन तो थिन हो गए और उसने वो लोड भी बियर कर लिया, लेकिन उसके अंदर हमें सर्विसेबिलिटी नहीं मिली। और उसके अलावा भी हम ये मान के चलते थे कि जो डिजाइनर जो डिजाइन करते हैं वो उसके अंदर हमें क्रैक्स डेवलप ना हो, डिफ्लेक्शन ना हो, वाइब्रेट ना हो। डिजाइन इसमें लिखा है डिजाइनर टू एंश्योर दैट अंडर वर्किंग लोड नो पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज एक्सेसिवली क्रैक, डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्शन एंड वाइब्रेट अंडर वेरिंग लोड। तो डिजाइनर को ये एंश्योर करना था, लेकिन ये एंश्योरिटी हमें इस डिजाइन में नहीं मिली। तो हमारा ये अल्टीमेट लोड मेथड था, इसके अंदर हमें ये रिलायबिलिटी या हमें इसके अंदर ये नहीं मिली, उन्हें ये इंश्योरिटी नहीं मिली कि भाई ये अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस के अंदर हमें सर्विसेबिलिटी मिलेगी। अल्टीमेट लोड पे तो ये सेक्शन हमारा कामयाब हो गया, लेकिन सर्विसेबिलिटी नहीं मिली। जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड था उसमें हमें सर्विसेबिलिटी मिली, लेकिन अल्टीमेट लोड पे हमारा स्ट्रक्चर फेल हो गया, हमें ये नहीं पता लगा स्ट्रक्चर क्यों फेल हुआ, क्या वजह थी। इसके अंदर अल्टीमेट लोड पे हमारा स्ट्रक्चर सेफ है, लेकिन हमें सर्विसेबिलिटी नहीं मिली। तो अब हम कह सकते हैं इसके जो हमें एडवांटेजेस क्या मिले, यही एडवांटेजेस थे कि अब हम इसके अंदर डिफरेंट लोड फैक्टर्स को इस्तेमाल कर सकते थे। और इसके अंदर हमने जो प्लास्टिक स्टेज थी, जैसे मैंने दिखाया था डायग्राम कि पहले इलास्टिक स्टेज फिर प्लास्टिक स्टेज, तो हम उसको प्लास्टिक स्टेज तक भी ले गए और हमने जो उसकी स्ट्रेंथ थी जो हमने रिजर्व की गई थी प्लास्टिक के लिए वो भी हमने इस्तेमाल की और लोड फैक्टर्स यूज्ड इन दिस मेथड गिव द सफिशिएंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो क्योंकि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल गया क्योंकि हमने इसके अंदर लोड फैक्टर इस्तेमाल करके उसको अल्टीमेट लोड पे डिजाइन किया। तो दोस्तों इसकी डिसएडवांटेजेस क्या रही कि हमें इट एंश्योर द सेफ्टी एट अल्टीमेट लोड बट डज नॉट सेटिस्फाई द सर्विसेबिलिटी। जो मैंने आपको बताया कि हमें इस मेथड से सर्विसेबिलिटी नहीं मिली, तो इसमें डिफ्लेक्शन आ गए, क्रैक्स आ गए, वाइब्रेशंस आ गए, हमें जो स्ट्रक्चर की सर्विसेबिलिटी थी वो नहीं मिली क्योंकि देयर इज इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन एंड क्रैक्स विड्थ ड्यू टू द यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड कंक्रीट। हमने हाई स्ट्रेंथ स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अल्टीमेट लोड स्ट्रेंथ हमें मिले। हमने FE 500 550 का इस्तेमाल किया, लेकिन हमने उसकी मैक्सिमम पावर को स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया, तो उससे हमें डिफ्लेक्शंस और क्रैक्स उसमें आ गई। और इसके अंदर भी हमने क्रीप और श्रिंकेज की तरफ इसके अंदर भी इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी इस मेथड की। तो दोस्तों हमने दो मेथड्स डिस्कस किए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड। तो जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड था उसके अंदर हमें सर्विसेबिलिटी मिली, लेकिन अल्टीमेट लोड पे वो फेल हो गया। जो दूसरा अल्टीमेट लोड मेथड था इसने हमें अल्टीमेट लोड पे तो सेव किया, लेकिन इस मेथड ने हमें सर्विसेबिलिटी नहीं दी,
नॉर्मल वर्किंग कंडीशन के अंदर हमें ये जिसके अंदर डिफ्लेक्शन आ गई, क्रैक्स आ गए, तो हमें एक ऐसा मेथड चाहिए था जो कि हमें दोनों चीजें प्रोवाइड करे, सर्विसेबिलिटी भी दे और अल्टीमेट लोड पे भी हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहे। तो उसके लिए फिर हमने तीसरा मेथड डेवलप किया, इस मेथड को हम बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड। तो देखिए दोस्तों, इस लिमिट स्टेट मेथड के अंदर हमने लोड फिर वही लिया 1000। अब हमने स्ट्रेस को वर्किंग स्ट्रेस से तो बढ़ा दिया, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड से उसको हमने कम कर दिया। हमारी परमिसिबल वैल्यू स्ट्रेस 30 आ गई, अब हमारा एरिया 33.3 आ गया। तो इसका मतलब यह है कि जो डिजाइन था हमारा कुछ इकोनॉमिकल भी हो गया, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड था अनइकोनॉमिकल डिजाइन था, अब हमारा एरिया कम हो गया, हम कम सेक्शंस, हल्के सेक्शंस, कम एरिया के सेक्शंस इस्तेमाल करने लगे। और लेकिन इसके अंदर हमें अल्टीमेट का भी ध्यान रखा और सर्विसेबिलिटी का भी ध्यान रखा। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड है, तो जो हमारा मेथड वो क्या होना चाहिए, द मेथड इज दैट विच टेक्स इनटू अकाउंट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ बट सर्विसेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट। दोनों चीजों का ध्यान उसमें हमें रखना है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ का भी ध्यान रखना है और सर्विसेबिलिटी का भी ध्यान रखना है। तो जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड है, इन दिस मेथड स्ट्रक्चर शैल बी डिजाइन्ड टू विथस्टैंड सेफली ऑल लोड्स which are expected to act on it throughout its lifespan। तो जो स्ट्रक्चर का जो लाइफ स्पैन मानते हैं उसके अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा लोड उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो हमारा स्ट्रक्चर उसको बियर करने के लिए काबिल होना चाहिए। इसके अलावा इट ऑल्सो सेटिस्फाई द सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट सच एज प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग एंड वाइब्रेशन। तो सर्विसेबिलिटी भी दे हमारे स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें डिफ्लेक्शन ना आए, क्रैकिंग ना आए। क्योंकि अगर मान लिया स्ट्रक्चर हमारा, अगर उसमें डिफ्लेक्शन आ जाती है, तो अगर हम उसको देखते हैं उस टाइप के स्ट्रक्चर को, तो हमें वो अनसेफ लगता है, जबकि वो स्ट्रक्चर हमारा फॉल या कोलैप्स नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन रहता है, बेंड आया हुआ है, क्रैकिंग आई हुई है, तो हम उसके अंदर स्ट्रक्चर में उसके अंदर एंटर करने में हमें डर लगता है, फिर हमें उसके अंदर फियर रहता है। तो इसी वजह से हमें सर्विसेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड है, मे बी डिफाइंड एज एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट। सेफली वो लोड को, अल्टीमेट लोड को भी सेफली बियर करे और हमें सर्विसेबिलिटी भी दे। तो दोस्तों, इस मेथड में हमने क्या किया, डिजाइन वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द वर्किंग लोड विद ए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो जो हमारा नॉर्मल वर्किंग लोड था, हमने उसको एक सेफ्टी फैक्टर से, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि विद इन द लाइफ स्पैन जो स्ट्रक्चर का है वो उससे ज्यादा लोड उस पर ना आए। एक नॉर्मल वर्किंग कंडीशन पे तो है ही है, और उसके अलावा उसके लाइफ स्पैन के अंदर जो कितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड वो आ सकता है, उसके हिसाब से उसको हमने लोड को माना। और उसके अलावा जो मटेरियल थे, जो हमने मटेरियल इस्तेमाल करेंगे कंक्रीट या स्टील, उसको भी हमने कुछ हद तक डिवाइड कर दिया, उसकी स्ट्रेंथ को कम किया। उसके अंदर तो हमने बहुत ज्यादा फैक्टर सेफ्टी लिया था, जैसे कंक्रीट के अंदर हमने लिया था 3, स्टील के लिए लिया था 1.78 से 1.8, तो हमने उसको कम किया। कंक्रीट के लिए फैक्टर सेफ्टी भी कम कर दिया, ऐसे स्टील के लिए भी फैक्टर सेफ्टी हमने कम कर दिया। तो इस तरीके से हमने दोनों चीजों का ध्यान रखा। जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड था, हमें दोनों चीजें देता है, अल्टीमेट लोड भी पे भी सेफ है हमारा स्ट्रक्चर, और अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस पे भी उसके अंदर सर्विसेबिलिटी हमें मिलती है, उसके अंदर ना क्रैक्स आते हैं और ना ही उसके अंदर रिफ्लेक्शन आता है। तो दोस्तों, हम जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड है, इसके अंदर दोनों चीजों का, जैसे आपको बताया है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, कि कोलैप्स तक उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसके अंदर अल्टीमेट लोड जो है वो हमारा स्ट्रक्चर उसको बियर कर सकता है। उसी तरीके से सर्विसेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा स्ट्रक्चर हमें अल्टीमेट सर्विसेबिलिटी देता है, उसमें डिफ्लेक्शंस और क्रैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा भी कुछ और अलग लिमिट सेट्स हैं, उसका हमने ध्यान उसमें रखा है। तो जैसे देखिए दोस्तों, हम जैसे कोलैप्स की बात करते हैं, तो जैसे हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई बीम बनाते हैं, तो उसमें फ्लेक्चर आता है, बेंडिंग आता है, तो उसके अंदर अल्टीमेट कोलैप्स के अंदर जितनी मैक्सिमम बेंडिंग उसमें आ सकती है, या उसके अंदर अल्टीमेट कंप्रेशन कितना आ सकता है, शियर में अल्टीमेट कितना उसके अंदर
लोड आ सकता है, टोर्शन में कितना आ सकता है, बॉन्ड के अंदर जो कंक्रीट और स्टील के अंदर बॉन्ड बनता है, तो वो सभी चीजों का हमने अल्टीमेट उसके अंदर कोलैप्स की कंडीशन के अंदर भी जो उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होगी या जो लोड होगा उसके हिसाब से हम अपना स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं। तो ये हमारी अल्टीमेट लिमिट है। लिमिट उसकी हमने लिमिट कर दी कि भाई इतनी लिमिट तक हमारा स्ट्रक्चर इन सभी कंडीशंस के अंदर, बेंडिंग में, कंप्रेशन में, शियर में, टोर्शन में, बॉन्ड में, हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। इसी तरह से सर्विसेबिलिटी के लिए भी हमने लिमिट रखी कि डिफ्लेक्शन में, क्रैकिंग में हमारा स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए। इसी तरीके से हमने अदर लिमिट जो बताई, वाइब्रेशंस, इंपैक्ट रेसिस्टेंस, ड्यूरेबिलिटी, फायर रेसिस्टेंस, तो ये सभी इन कंडीशंस के अंदर में हमारा स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए। तो दोस्तों जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड है, आज के दिन हम जितने भी स्ट्रक्चर्स डिजाइन करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो ब्रिज है, चाहे वो डैम है, चाहे वो वाटर टैंक है, हर तरह के स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते वक्त आज के दिन हम लिमिट स्टेट मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके जरिए हमें अल्टीमेट लोड पे भी हमारा स्ट्रक्चर सेफ है और उसकी नॉर्मल जो वर्किंग कंडीशंस है उसके अंदर भी हमें प्रॉपर सर्विसेबिलिटी मिलती है। तो दोस्तों हमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड का भी, क्योंकि बेसिक मेथड वही है, उसका भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। और जो हमारा अल्टीमेट लोड मेथड है उसको हमने ऑब्सोलीट कर दिया है, और जो अभी हम आज के दिन सभी स्ट्रक्चर्स लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कोशिश की है कि भाई ये आपको समझाने की कि जो ये बेसिक मेथड्स हैं ये इनके अंदर क्या क्या चीज है, तो इसको बहुत ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारा जो सारा का सारा डिजाइन है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट के बारे में अगर इसमें थोड़ी सी बात समझ में आएगी तो ही हम स्ट्रक्चर को, इन मेथड्स को बेसिक और ज्यादा डिटेल में लिमिट स्टेट को, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को समझ पाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि और भी आपके जो मित्र हैं वो इसका फायदा उठा सकें।